हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं आ गई फिर से आप सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो आपको अगर मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सडनली उनके चिल्लाने से तकबीर पीछे मुड़ के देखा। एक खट्टा खट्टा इंसान उनके बालों को कस के पकड़ा हुआ था। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था। तकबीर का नजर गई विंग के फेस के ऊपर। डर के मारे वो अपनी आंखों को लाइक टाइटली बंद करके रखा है। हाँ, अब तकबीर बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। एक्चुअली वो अभी तक बहुत स्ट्रांगली बाकी लोगों से फाइट कर रहा था। आधे से ज़्यादा लोगों को तो वो मार के भी गिराया था और वही चीज़ समझ के उन लोगों ने में से एक ने हमला किया विंग के ऊपर। वो क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका गन में भी अब बंदूक ख़त्म हो गया है। वो आसपास देखने लगा, तभी उसने कांच की बोतल देखा। वो तुरंत उसको उठाई और जोर से अपनी घुटनों में मार के उसे एकदम तोड़ दिया। एंड वो उस कांच की तरफ देखा और उसके बाद उस इंसान की तरफ। वो एकदम फेंक के मारा उस इंसान के हाथों में। एंड वो इंसान जो कि वो कांच फेंकने के कारण उसके हाथों में कट लग गया था, वो इनको छोड़ा एंड वहीं जाके दूर गिरा। हाँ, वहीं जो लंबी लंबी सांस ले रहा था। किसी ने सही बोला है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जितना भी कुछ हो जाए वो तड़पेगा, हर एक सिचुएशन में वो तड़पेगा। तब जाके शायद और कुछ सोचता। उससे पहले तकबीर विंग की तरफ दौड़ा एंड बोला, विंग उठो उठो। विंग जो उठे, तकबीर उसको लेके दौड़ना शुरू किया। पीछे भी लोग आ रहा था। तकबीर जिसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, विंग को सेव करना है एंड वो वही किया। एक जगह पे विंग को छुपा दिया एंड वो पीछे मुड़ा। अब तक 4-5 लोग उसने एकदम खेल लिया था। हाँ, वो क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा था। तकबीर उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था बट अगेन एक किसान ने विंग को देख लिया। उसके हाथों में इस बार तलवार था एंड उसका टारगेट था विंग को मार देना। हाँ, विंग जब देखा कि एक इंसान दौड़ के उसके पास आ रहा है, विंग हड़बड़ा क्या, उसे पैनिक हो रहा था। वो क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपनी आंखों को बंद किया एंड आह करके उठा। बट बट उसे 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 बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुआ है। वो आगे खोला तो तकबीर उसके उसके सामने खड़ा हुआ है और जो सीन वो देखा उसका पूरा बॉडी शेक करके उठा। वो ना चाहते हुए भी वो रोना स्टार्ट कर दिया। तकबीर उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ रखा था जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलते जा रहा था। बट इसे तकबीर का कुछ भी उसे फील नहीं हो रहा है। वो सामने जो इंसान था उसके पेट पे बहुत जोर से लात मारा। वो इंसान दूर गई। फिर से एक इंसान हमला करने आई बट शॉकिंग बात तकबीर के ऊपर नहीं, विंग के ऊपर। जैसे कि उन लोगों की टारगेट सिर्फ विंग है। वो लोग विंग को ही मारना चाहते हैं, तकबीर को नहीं। हाँ, इसीलिए तो बार बार सिर्फ विंग के ऊपर ही हमला होते जा रहा है। तभी वो सब सोचने का समझने का टाइम नहीं है और ना तकबीर वो सब सोच रहा है। तकबीर बस हर एक कोशिश कर रहा है विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, फिर से और एक इंसान विंग के ऊपर भाग के आ रहा था उसको मारने के लिए। तभी तकबीर इस बार विंग को बचाने के लिए एकदम विंग के सामने आ गई एंड विंग को कस के हक कर दिया। इस बार वो इनकी परमिशन का कोई परवाह नहीं किया। क्यों करेगा जब विंग सामने हो, विंग का जान की बात है। दिन तकबीर सब बैरियर को तोड़ने के लिए तैयार है जैसे अब किया। और वो तलवार से आगे लगा तकबीर के एकदम शोल्डर में। अब वहाँ से भी ब्लड आने लगा। हाँ, तकबीर अपनी हर एक कोशिश कर रहा था विंग को बचाने के लिए बट आखिर तक वो हार गई। एक इंसान एक डंडे से विंग के सर के ऊपर बहुत जोर से मारा एंड विंग तुरंत नीचे गिर गई। उसके बाद उसके सर से ब्लड निकलने लगा। उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। फिर दौड़ के विंग के पास आई, विंग के सर के ऊपर हाथ रखा। विंग का ब्लड और उसका ब्लड मिलके एक हो गई। तकबीर को अपनी हजारों चोटों का कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसे दर्द हो रहा है तो विंग के लिए वो विंग को एकदम कस के पकड़ लिया। वो बाकी सारे लोग दौड़ के आ रहा था, इसीलिए तकबीर अपनी पूरे बॉडी वेट को विंग को पर दे दिया। हाँ, उस इंसान के पास अब कोई गन्स वगैरह नहीं था, लाइक जो भी थे उनमें तो कोई बुलेट नहीं था। इसीलिए आसपास जो भी डंडा मिल रहा था उसको उठाई और मारने लगा। हाँ, तकबीर को। बट तकबीर विंग को प्रोटेक्ट करके रखा था। सारी चोटों को अपने ऊपर ले लिया। फिर भी विंग को एक कुछ नहीं होने दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होते जा रहा था। ऐसा लगा अब यहाँ पे सब
सब कुछ खत्म। शायद उन लोगों की जीना या फिर एक साथ बिताना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, पर जितना भी था तकदीर हैप्पी है। बट एक बात है ना, जब तुम अपनी सारी होप को खो दोगे, ठीक उसी वक्त गॉड कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ करके तुम्हारी उस होप को, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को फिर से बढ़ा देगा। हाँ, तकबीर जब उसकी आंखें बंद हो रहा था तब भी बहुत ज़ोर से साउंड आने लगा। हाँ, बहुत बहुत ज़ोर से वो साउंड इतनी 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 नज़दीक से उसे फील हो रहा था। वो आगे आगे खोलने की कोशिश किया। वो देखा दूर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। हाँ, दूर से जब वो पास आई, उस हेलीकॉप्टर में एक इंसान को देखा जो कि खड़ा है। हाँ, वो हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्टली पकड़ के वो खड़ा है, जैसे कि किसी भी वक्त वो कूद जाएगा। उस इंसान की तरफ देखा। इस इंसान को वो जानता है, उसका जानी दुश्मन। हाँ, उसका दुश्मन, उसका प्यार का दुश्मन, उसका दुश्मन। जगह पे उस बीच पे एंट्री हुआ एक हीरो रूप विलन का। हाँ, विलन अपनी पॉकेट से गन को निकाला और उड़ते हुए पक्षी की तरह अपनी शिकारियों को शूट करते जा रहा था, एक एक करके। उसकी फेस पे एक एक डार्कनेस था, एक कोल्डनेस था और था भरोसा अपने ऊपर। हाँ, सबको एक एक करके मौत गिराते जा रहा था। कुछ ही मिनट पे वहाँ की सिचुएशन एकदम शांत हो गई। तकबीर बस सामने खड़ा हुआ उस इंसान को देखा। जब लान बागजी नीचे आई, सूट बूट पहने हुए, आंखों में चश्मा, ये हीरो है या विलन? विलन, उसकी लाइफ की विलन। और वो थोड़ा आगे आया और तकबीर की तरफ देखा। तकबीर जो कि बहुत मुश्किलों से तो थोड़ा सा दूर हटा था, वो बैठने की या फिर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, बट उसे नहीं होते जा रहा था। तभी वांगी तकबीर को देखा एंड उसके ही बगल में बेजान विंग को, एंड विंग को देख के वो गुस्से में चिल्ला के बोला, स्टॉप स्टेयरिंग मी इडियट, गेट हिम इन द हेलीकॉप्टर। फिर एकदम हड़बड़ा गया। वो तुरंत विंग को गोद में उठा लिया। हाँ, वो हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगा। वांगी की गन की सारी बुलेट खत्म हो गया था, बट अभी भी एक इंसान जिंदा था और वांगी अपनी शिकारियों को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ता। वो इंसान भाग के आई, जैसे कि वो जब देखा कि गन खत्म हो गया है, गन की बुलेट खत्म हो गया है, वो खुश हो गई। उसे लगा कि अब वो बच जाएगा इस इंसान को मार के, बट उसे क्या पता था ये इंसान कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, एक डरावना इंसान है। हाँ, बहुत डरावना। तकबीर हेलीकॉप्टर के अंदर विंग को लिटा दिया एंड वो सामने वांगजी को देखा जो पागल हो गया था। वो पागलों की तरह उस इंसान को मारते जा रहा था, जैसे कि वो अपनी सारी गुस्से को इस इंसान को मार के फिर शांत होगा। इतनी आसानी से तो वो नहीं छोड़ेगा। उसकी पागलपन, उसकी वो हर एक चीज़ तकबीर देख रहा था। ये इंसान ऐसा क्यों है? क्यों? वो पायलट जो कि एक बार तकबीर एंड विंग की तरफ देखा एंड वो फ्लाई किया। हाँ, उस बीच के अंदर वांगजी को रख के वो उड़ गई। और तकबीर जब तक लान वांगजी जैसे जानवर को देखा जा सकता था, वो तब तक देखा, अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था। क्यों? उसे नहीं पता, बट इतना तो उसे समझ आई, ये इंसान शायद सच में, इस इंसान के अंदर दिल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं तो कोई इंसान किसी इंसान को ऐसे कैसे मार सकता है? वो भी नहीं कर सकता। उस द्वीप के पास एक पर्सनल हॉस्पिटल, हाँ, वहाँ पे हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया। वांगी ने पहले ही मोशानो को सब कुछ बता दिया था, इसलिए मोशानो सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था। तुरंत एक स्ट्रेचर लेके विंग को वहाँ पे लिटा दिया गया और जल्दी से उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया जा रहा था। तकबीर भी जख्मी है, उसके बॉडी से भी खून निकल रहा है, बट फिर भी वो पीछे जा रहा था। वो पायलट जो बहुत शॉक था, हाँ, बहुत ज़्यादा शॉक्ड तकबीर को देख के। उनके बीच में कल्चरल डिफरेंस, सब कुछ डिफरेंस है, बट वो तकबीर के आंखों में उनके लिए जो प्यार है, जो तड़पना है, जो बेचैनियाँ है, वो फील कर पाई। और कुछ टाइम पहले वो नहीं, उस हॉस्पिटल के अंदर जो कॉरिडोर है
वहाँ पे तकबीर बैठा हुआ था, बेचैन। हाँ, बेचैन तरीके से, क्योंकि अंदर जो इंसान है वो उसका जीने का कारण बन चुका है, उसका प्यार। तकबीर जो इतना बेचैन है वो बार बार खड़ा हो रहा था और आगे की तरफ जा रहा था, जैसे कि वो अभी रूम में चला जाएगा, बट बार बार उसे रोक रहा था वाइट कलर की कपड़े पहनी हुई नर्स, जो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। और तकबीर उतना ही बेचैन होते जा रहा था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे रोने का मन कर रहा था, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। स्पेशल एक चीज़, तकबीर को लगा था कि शायद लान भांग जी उसको उसका वहीं को मारने आया होगा। बट अगर ऐसा ही होता तन भांग जी बचाने क्यों आया, उसे माफिया बचाने क्यों आया। और तकबीर ने एक और चीज़ नोटिस किया है, वो जितने भी गुंडे थे, जो भी थे, वो लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। उनकी टारगेट सिर्फ वहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहीं जैसे इंसान की कैसे दुश्मन हो सकता है। क्या है जो वो मिस करते जा रहा है। ऐसे हजारों चीज़ जब उसके दिमाग में घूम रहा था, तभी डॉक्टर बाहर आई। तकबीर को जब महसूस हुआ, खराब, डॉक्टर माय हस्बैंड, सॉरी बट आपके हस्बैंड कोमा में चला गया। तकबीर सुन पड़ गया, उसका बॉडी सुन पड़ गया। वो धड़ाम से नीचे गिरा एंड बोला, यंग मैन रिलैक्स, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तकबीर जो देखने बोला, सांस तो है ना। उसे बोला, हाँ है, वो ठीक हो जाएगा। उसे बोला, हाँ उसे ठीक होना होगा, ठीक उसे होना ही होगा। लास वेगन से एक कैसीनो के बेसमेंट के अंदर, जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। हाँ, उस कैसीनो के बेसमेंट से एक अजीब सी स्मेल आ रहा था। कोई नॉर्मल इंसान अगर वहाँ पे जाए ना, वो वॉमिट कर देगा, या फिर वो एक मिनट भी वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाएगा। हाँ, इतनी गंदी सी जगह है, कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि इस बेसमेंट के ऊपर एक आलीशान कैसीनो है। और ठीक नीचे एक इंसान जो लंबी लंबी सांस लेते जा रहा था, उसको बांध के रखा था। देख के लग रहा था कि बहुत बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। वो विनती कर रहा था, मुझे छोड़ दो। बट वो जानवर, उस हैवान, उसके फेस पे तो एक अजीब सी स्माइल था। तभी वहाँ पे कोई आया और बोला, बॉस। भांग जी पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे मोशन खड़ा हुआ था एंड वो आँखों से इशारा किया। उसे बोला, मतलब वो डर रहा था। बोला, एलेक्स को पता नहीं किसने उसके मेंशन में मार दिया है। भांग जी एकदम घूर के उसे देखा। उसकी इस नज़र से मोशन डर गया, वो 2 कदम पीछे चला गया था एंड सर को नीचे कर लिया। भांग जी तुरंत अपने पीछे से बंदूक को निकाला एंड उस इंसान के ऊपर तक किया एंड अपनी उस बुलेट की सारी गन्स को उस इंसान के ऊपर एकदम बेस्ट कर दिया। हाँ, अब वो इंसान जो बिंतिया कर रहा था वो सुन पड़ गई। शायद जान भी नहीं बचा होगा, बट इससे उस इंसान को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम पहले की बात है, जब तकबीर को पता चला था विंग की हालत के बारे में, वो पागल हो जैसा बिहेव करने लगा था। विंग से मिलने के लिए वो पागल हो गया था, उसे कोई शांत नहीं कर पा रहा था। बट जब एक डॉक्टर आया एंड देखा तो वो शॉक्ड। फिर जाके उसे पता चला जो डॉक्टर पहले आके उसको इन्फॉर्म करके गया था वो एक्चुअली कोई और पेशेंट था। एंड ये सुन के तकबीर एक रिलीफ सा सांस लिया। हाँ, तब जाके उसकी सांस पे सांस आई एंड अब वो इनके सामने खड़ा हुआ है। विंग, उसको होश आया है। वो जब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो देखा सामने उसकी सेवियर खड़ा हुआ है। हाँ, वही इंसान जो एक अजीब सी निगाहों से विंग को देख रहा है। उस आंखों में दर्द है, हाँ बहुत दर्द। विंग जो देखा और बोला, सेवियर अब सही तो है ना। बस इतना ही सुने का था। तकबीर के आंखों में आंसू आ गई, वो रोने लगा। विंग शॉक्ड, वो देखने बोला, आप रो क्यों रहे हो, मैं तो सही हूँ, क्या आप सही नहीं है, आपको क्या तकलीफ हो रहा है। तकबीर रुक ही नहीं रहा था। तभी विंग ने बोला, आप रो क्यों रहे हैं, हाँ अलवाई क्या इस तरीके से रोता है, हाँ आप क्यों रो रहे हैं। तकबीर सर को ऊपर करके विंग की तरफ देखकर बोला, बिलीव नहीं होता ना, अलवाई भी रोते हैं, उन्हें भी तकलीफ होता है। अपने अपनों को खोते हुए देखे वो भी घबरा जाता है। घबरा गई थी विंग, मुझ जैसे इंसान भी घबरा गया। हाँ, मैं घबरा गई विंग, प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे इस तरीके से फिर से मत डराना विंग, मैं डर जाती हूँ तुम्हारे खोने से। विंग बस चुप था, चुप।
कोई वर्ड, कोई चीज़ वो बोल ही नहीं पाई। हर बार इस इंसान के आगे उसका वर्ड ख़त्म हो जाता है। वो इंसान उसे इतना प्यार करता है, उसके बदले वही इस इंसान को कुछ नहीं दे पा रहा है, थोड़ा सा प्यार भी नहीं। अच्छा, ये दिल ऐसा क्यों है? क्यों हम उस इंसान से प्यार नहीं कर सकते जो हमें चाहते? क्यों क्यों इस दिल के ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं होता है? क्यों? अगर अगर वो कर पाता ना, इस वर्ल्ड की सारी प्यार को वो तकदीर के आगे रख देता। हाँ, अपनी सारी फीलिंग को तकदीर के आगे रख देता। बट वो लाचार है, नहीं कर पा रहा है, नहीं हो रहा है उससे। फिर भी ये इंसान थोड़ा सा भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। समझ नहीं पा रही हो बॉस, उस दिन किसने आपके ऊपर हमला किया और किसने ही एलेक्स को मारा? और सबसे बड़ी बात, वो लोग उनके बारे में कैसे पता चला? ये कैसे रहस्य है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था और मोशन ये सब बोलते जा रहा था। वांग जी जो अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेस विकांस, ये एक पाप की शहर बोला जाता है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पाप की शहर जो यूएसए की इस शहर में है। एलेक्स यूएसए की एक बहुत बड़ा माफिया है। एक्चुअली वांग जी के साथ उसका प्रॉब्लम शुरू है 4 साल पहले, एक ड्रग इश्यूज लेके। हाँ, एलेक्स की एक बहुत बड़ा सा डील हर साल क्ले के साथ होता था, बट वांग जी वो सब बंद कर दिया क्योंकि वांग जी चाहता था इटली जो उसका शहर है वहाँ पे सिर्फ उसका ही राज चले। एंड यही चलते एलेक्स की बिजनेस बंद पड़ गई और उससे ही उसके साथ वांग जी की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। बट अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, कौन है जो पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है? एलेक्स नहीं, उसके लिए ये सब करना इतनी आसान नहीं है। और ऊपर से वांग जी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को पे है, ये भी उसको पता नहीं चलना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, विंग उसके ऊपर क्यों हमला हुआ? हज़ारों क्वेश्चन, हज़ारों रहस्य इसके अंदर है। वांग जी जो मोशनो की तरफ देखने बोला, दूसरी साइड की क्या हालत है? मोशनो को समझ नहीं है। वो देखने बोला, क्या बॉस? वांग जी चुप बोलने गई बट वो बोल नहीं पाई। क्यों पता नहीं। वो अपने आप को कंट्रोल किया, एक लंबा सा ब्रेथ लिया एंड चिल्ला के बोला, हॉस्पिटल के बात कर रही हूँ इडियट। ऐसे आ गई मोशनो को, बट अभी फिलहाल इस टाइम पे हंसने के मतलब है बहुत बड़ा पाप। उसे बोला सब सही है, एक्चुअली ओमेगा है ना और सर पे चोट लगा है, दैट्स वाई बस बेहोश हो गया था बोल के एक फुटेज को आगे बढ़ाई जो कि कुछ ही टाइम पहले की फुटेज था। वांग जी आगे छोटे छोटे करके टैब की तरफ देखा, वो उसी टाइम की फुटेज है जब तकबीर पागलों की तरह रो रहा था। ये देखिए वांग जी की आगे छोटी छोटी हो गई। वो बोला ऐसे रोने की क्या हो गया स्ट्रेंज? शन्नू हंसा। हाँ, वो भूल ही गई वांग जी की सारी चीज़। वो ड्राइव करते करते बोला, ऐसा होता है बॉस, आप नहीं समझेंगे। जब हम किसी से प्यार करते हैं सब कुछ दे के, तब उस इंसान को खोने से हम डरते हैं, हम रोते हैं, पागल हो जाते। मैंने भी तो किया था एक टाइम पहले। और वो रुक गया, बहुत ज़ोर से टच करके एक शोर हुआ। रेड वाइन नाम के एक क्लब, अंधेरा सा। हाँ, उसके अंदर गैंगस्टर लान वांग जी बैठा हुआ है। उसके अंदर एक अनजानी दुख, दर्द और गुस्सा, क्रोध से वो भरा पड़ा है। उसका अंदर चल रहा है। वो बार बार टेबल के ऊपर घुसे मारते जा रहा है। हर एक चोट वांग जी के अंदर की वो तकलीफ को, उस चीज़ों को कम नहीं हो पा रहा था। ये अपने आप के साथ फाइट करना ये वांग जी को बिल्कुल नहीं पसंद। ये जो फीलिंग्स है इसके आगे वांग जी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं झुकेगा बिल्कुल भी नहीं। अपने आप के साथ, अपनी फीलिंग के साथ वो लड़ रहा है और इस लड़ाई में अगर वो जीत पाई तब भी उसे शांति मिलेगा। वांग जी पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और उसके ही बगल में चुपचाप मोशनो बैठा हुआ था। उसके पैरों पे अभी बैंडेज किया हुआ था। आज के बाद से वो अपनी जब जुबान खुलेगा ना तभी सोच समझ के ही खुलेगा। पता नहीं जोश में होश हो के कब क्या बोल देता है। उसका अंजाम कुछ टाइम पहले ही वो भुगता है, पता नहीं आगे और कितना भुगेगा। इनका सर की चोट उतना गहरा नहीं था, पर तकबीर का उसका था। उसकी शोल्डर में जो लगा है चोट, उस पर उसका 4 स्टिचेस लगा है और हाथों में 6। 3 दिन के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। वो बीमार होने के बाद भी उनके ऊपर उसका ध्यान ख्याल थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम बखूबी निभा रहा था। ऐसा नहीं था कि विंग नहीं किया, वो भी अपनी हर एक कोशिश कर रहा है।
वो दोनों थोड़ा नज़दीक आए हैं, बट एक हस्बैंड एंड हस्बैंड के रूप में नहीं, एक एक फ्रेंडशिप के रूप में। हाँ, एक फ्रेंडशिप जहाँ पे भरोसा है, केयर है, बस उतना ही। उसके आगे दोनों में से कोई भी नहीं जा पाई। तकबीर ने कोशिश किया, बट वो अभी भी उसी रोड पे खड़ा हुआ है जैसे वो था। आज उनको डिस्चार्ज मिला है, गाड़ी चल रहा है एयरपोर्ट की तरफ। वो लोग कहाँ क्यों जा रहे हैं इनको नहीं पता। हज़ारों क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहा है, बट कई सारे क्वेश्चन अपने मन में ही दबा के रखा है, क्योंकि तकबीर को देख के लग रहा है अभी फ़िलहाल वो कोई भी सवाल की जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसका पूरा ध्यान आगे की तरफ है। विंग जब अपनी स्लाइड वगैरह निकला, बोला क्या सुने ना? तकबीर देखा, बोला बोलिए सर। उसने बोला हम कहाँ जा रहे हैं? तकबीर जो टाइपिंग कर रहा था इस बार विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला इटली। विंग जो कि एकदम घबरा गया, वो उसका पूरा बॉडी कांप उठा। वो तुरंत तकबीर की तरफ देखा, बोला क्या बोल रहे हैं आप? हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तकबीर शायद इसी कारण कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो फ़ोन को बंद किया, विंग की तरफ देखा। भरोसे करो थोड़ा सा मुझ पे, मेरी बात सुनो विंग। अब भी फ़िलहाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस इटली ही है, उसके अलावा हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने देखा, बोला आप समझे ना, वो साइको वहाँ भी होगा, वो उसका ही जगह है, और आप क्यों जानबूझ के मुझे वो उस हैवान के पिंजरे में बंद करना चाहते हैं? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। वो मार देगा। मेरी बात सुनो विंग, सुनो। वो हज़ारों बात बोल के उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट उनका अंदर डर बैठ गया है। बोला वो साइको इतना दिन यहाँ पे नहीं था, हम शांति से रह रहे थे ना, तो हम वहाँ पे क्यों जाएंगे? मुझे नहीं जाना। तकबीर एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला लिसन विंग, लिसन, मेरी बात सुनो, भरोसा करो मुझ पे। कहते हो ना थोड़ा भरोसा, मुझे थोड़ा सा तो कर ही सकते हो। विंग सर को तो हिलाई, बट उसके अंदर की डर थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। गाड़ी जितना आगे चलते जा रहा था, विंग का डर थर करके भर रहा था। वो नहीं जाना चाहता उसी जगह पे जहाँ पे वो साइको वो माफिया रह रहा है। उसका दुनिया में वो नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। बट बेवकूफ़ विंग को क्या पता, वो जिस दुनिया से, जिस इंसान से भागना चाहता है, उसकी हर एक कदम से कदम मिला के वो इंसान रहेगा, उसके परछाई बन के वो इंसान रहेगा। दूर जितना जाएगा उतना ही करीब खींच के लाएगा। वो लोग जब एयरपोर्ट के पास गए ना, तकबीर सारी लगेज सारी चीज़ों को ले रहा था, तभी विंग बोला मुझे दीजिए, मैं ले सकती हूँ। उसने बोला तुम्हें तकलीफ करने की कोई कोशिश नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज। विंग ने बोला पर ऐसा क्यों? आप हमेशा हर चीज़ में फंस नहीं हो सकते, मैं भी कर सकती हूँ। तकबीर ने देखा, बोला मैं तुम्हारी आगे हमेशा तुम्हारी सर्वेंट बन के रहना चाहती हूँ, स्नो वाइट। विंग ने देखा, बोला प्लीज़ डोंट कॉल मी दिस, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तकबीर जो विंग की तरफ देखना, बोला पर मुझे लगता है कि तुम लश करो, है ना प्रिंस? विंग चुप था एंड मतलब वो कुछ बोल नहीं पाई। तकबीर विंग की तरफ देखा, विंग की अंदर की बात वो समझ गई एंड विंग को कंफर्ट फील करवाने के लिए बोला हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं ना, तो अब मेरा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा सा प्रिंस ट्रीट करने के लिए, है ना, मैं तो ये कर ही सकती हूँ। तो इन्हें थोड़ा हंसने की कोशिश किया, साथ में उस इंसान भी। एक लंबा सा सफ़र, हाँ 10 घंटे की एक सफ़र तैर करके वो लोग पहुँचे इटली, उसी इंसान की जगह पे, उसी इंसान की दुनिया में। वो लोग जब नीचे आए, बहुत थका हारा था, हाँ उसे बहुत थकी सी फील हो रहा था, इतनी लॉन्ग जर्नी के कारण उसे ताकत सा फील नहीं हो रहा था। लोग बाहर खड़े हुए थे, तकबीर बार बार गुस्से में किसी को कॉल कर रहा था। ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद एक मर्सिडीज आके उनके सामने रुका एंड उसके अंदर से एक इंसान जल्दी बाहर आई। वो था रियान। वो गाड़ी के दरवाज़ा खोल के तकबीर की तरफ देखा एंड डरे हुए बोला सॉरी बॉस, तो थोड़ा सा लेट हो गई। तकबीर कोई रीज़न सुनना नहीं चाहता था। वो गुस्से में देखन बोला सारी सामानों को डिक्की में डालो। रियान सर को हिलाया एंड वो तुरंत जाके सारी चीज़ों को सामान को डालने लगा। वो जो थका हारा था ना, वो सोचा कि वो जस्ट कार में जाते अपने आगे बंद कर लेगा। हाँ सोचती ही वो पैसेंजर सीट पे जाने ही वाला था, तभी तकबीर सामने की दरवाज़ा खोल दिया, उन्हें सर को नोट किया और बैठा। तुरंत तकबीर आके बैठा और कार ड्राइव करने लगा। लिटरली विंग शॉक्ड। वो तुरंत तकबीर की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला अरे अरे आप उनको रख के चले आए। तकबीर देखा उनके तरफ और ड्राइव करते करते बोला डोंट वरी, वो सब जानता है। विंग
जो तकबीर की तरह देखने बोला, पर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? रेहान मेरी बॉडीगार्ड है, मैं उसको पहले सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो यहाँ पे आके सब कुछ रेडी करके रखा है। पर अगर ऐसे ही चलता रहेगा, आपका पॉलिटिकल कैरियर, आपका बिजनेस, सब कुछ तो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे रियान है सब कुछ संभालने के लिए। मैंने बोला हाँ रियान, रेहान ये तो नाम सेम है। तकबीर ने बोला वो दोनों जुड़वा है। वो शौक ने बोला क्या सच में? पर वो दोनों देखने में तो सेम जैसे नहीं लगते हैं। जो तकबीर था उसने हंसा एंड बोला हाँ, एंड कैरेक्टर भी थोड़ा सा अलग है। रियान जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और रियान जो बहुत डरपोक है। वही हसन बोला तन डरपोक के साथ आपका क्या काम? इनकी बातों से तकबीर की रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ। वो अपनी पॉलिटिक्स वाले अवतार पे आ गई और गंभीर टोन में बोला, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में ना, या फिर इस सोसाइटी में हर तरीके के इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहिए। गरीब से लेके अमीर, ताकतवर से लेके कमज़ोर, हर कोई किसी ना किसी टाइम तुम्हारी कोई ना कोई काम में तो आ ही जाएगा। अब आते हैं मेन बात पे। वो कमज़ोर है बट वो और चीज़ों में बहुत अच्छा है। शायद वो मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, बट वो मेरी और भी बहुत कामों में आती है। मैंने बोला जैसे कि एक्चुअली वो ना हैकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना अच्छा। मैंने देखने बोला पर हैकिंग, इससे आपका क्या काम? ओहो इनोसेंट ओमेगा, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मुझे हर एक चीज़ काम में आ ही जाता है किसी न किसी कारण। वो तुम नहीं समझोगे, थोड़ा और बड़े हो जाओ समझ जाओगे। इटली की कैपिटल रोम, हाँ, वहाँ की लोग, वहाँ की कल्चर बहुत डिफरेंट है, चाइना से तो बहुत ज़्यादा ही है। वहाँ की एक जगह, एक बहुत बड़ा सा मेंशन, ब्लड हाउंड नाम की, मतलब खून की प्यासी, इतनी अजीब नाम, और उतना ही अजीब वो घर और वहाँ की लोग। गैंगस्टर एंड द क्राइम लॉर्ड लान वांगजी भी तो रहता है इसी मेंशन के अंदर। उसकी बिहेव, उसकी बातें, उसके एक्शन के साथ ये मेंशन एकदम परफेक्टली सेट बैठेगा। बाहर से देख के जैसा भी लगे, अंदर वो तो और भी डरावना है। हाँ, कोई भी अगर उस घर के अंदर एक बार जाए तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी। इतना आलीशान एक घर, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा ही आलीशान है। लिविंग रूम के एक साइड में एक बड़ा सा शोकेस है, हाँ, जहाँ पे गन्स, हर एक गन्स की क्वालिटी वहाँ पे रखा हुआ है, जो देख के समझ आ सकता है कि इन सारी चीज़ें, ये सारी गन्स उस माफिया लीडर लान वांगजी की फेवरेट है। जैसे कि वो अपनी हर एक पसंदीदा चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है, यही तो उसका खासियत है। हाँ, इसीलिए हर एक चीज़ को, अपनी पसंदीदा चीज़ों को समेट के रखता है, जैसे कोई और टच करना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकता। एंड वही लान वांगजी को हैंडल करने वाला और उसकी ये पूरे साम्राज्य को बनाने वाला, हाँ, इटली की सबसे बड़ा डेविल, हाँ, जो वांगजी जैसे एक हैवन जानवर को अपने हाथों से बनाया है। विंसेंजो कैसानो द गैंगस्टर ऑफ लान वांगजी। उम्र हो गया है, बाल सारे सफ़ेद हो गए, स्किन भी अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उम्र भी तो बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी वो दो आंखें जहाँ पे बहुत सारी रहस्य, बहुत सारी चीज़ें छुपा हुआ है। वो इंसान बात बहुत कम करता है, बट जब करेगा सामने के इंसान चुप हो जाने पे मजबूर हो जाएगा। भंगी सारे लोगों के आगे कुछ भी कर ले, बट ये एक इंसान है जिसके आगे उसे चुप होना पड़ता है। हाँ, चाह के भी वो कुछ बोलता नहीं है, बोल सकता है, बट रिस्पेक्ट वो एक इंसान को मानता है। इस इंसान की बोलना, इस इंसान की हर एक चीज़ वो मानता है। हाँ, फादर के पास भांगते बैठा हुआ है सोफे में, अपने हाथों को मुट्ठी करके। फेस पे कोई गुस्सा नहीं है, बट इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग उसे फील हो रहा है। फादर जो स्मोक करते जा रहे हैं एंड उसका धुआं बार बार वांगजी के नोक पे आकर लग रहा है, इससे वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। बट उसने कसम खा के रखा है अभी फ़िलहाल वो चुप ही रहेगा और ऑब्जर्व करेगा आगे के इंसान को। देखते हैं किसकी सबर कमान पहले टूटे, क्योंकि फादर भी चुप है, वांगजी भी चुप है, बट फादर को झुकना ही पड़ा।
वांग जी के आगे वो बोल उठा, रीत। अब वांग जी तुरंत उनकी तरफ देखा एंड बोला, मुझे इस नाम से मत बुलाइए, आई टोल्ड यू। वो हंस पड़ा। वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, इस नाम के पीछे के रहस्य मैं जानती हूँ, इसीलिए इस नाम से बुलाने के अधिकार मेरा है। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे मैं तो बुलाऊंगी। वांग जी ने देखा, बोला, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर ये नाम पसंद नहीं आई तो किस नाम से बुलाओ? लंजा। अब वांग जी की फेशियल रिएक्शन चेंज हो गई। वो घूर के देखा। उन्होंने बोला, बिलीव करो, ये नाम से बुलाने मुझे तुम्हें जितना पसंद है उससे भी ज़्यादा पसंद तुम मुझे हो, माई सन। वांग जी के फेस पे एक स्माइल लगी, रहस्य भरी, बट तुरंत वो हंसी चला भी गई। फादर की तरफ वांग जी ने देखा, बोला, आई थिंक आपको कुछ बोलना तो नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। वो खड़ा हुआ। तभी वो वांग जी की तरफ देखा, बोला, मैं जब तुम्हें बुलाया है कोई ना कोई काम से ही बुलाया होगा। वहीं सॉरी, वांग जी एक लंबा सा पीट लिया और फिर से बैठा, बोला, क्या काम है? ओमेगा चाहिए तुम्हें? कितना? बताओ मुझे, कितना चाहिए तुम्हें? वांग जी जो कि एक बार उस फादर की तरफ देखा, मतलब एंड थोड़ा सा गंभीर टोन में बोला, मतलब मैंने तुमसे बोला कितनी ओमेगाएं चाहिए? दुनिया की जितनी भी सुंदर सुंदर ओमेगा चाहिए मुझे बताओ, लाइन लगा दूंगी, फिर भी उससे दूर रहो। कुछ बोलने ही जाता तभी मोशनु उसके पीछे आके खड़ा हुआ। फादर एक बार मोशनु की तरफ देखा। मोशनु जो वांग जी के कानों के पास झुका एंड कुछ बोला। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गई, एक डेविलस सा स्माइल। मन में धीरे से बोला, हाँ तो मेरी पक्षी खुद ही अपने पिंजरे में आके बैठ गई, इंटरेस्टिंग। अब तो खेल और भी जमेगा। वांग जी के फेस पे स्माइल था। वो खड़ा हुआ एंड उसके बाद उस फादर की तरफ देखने बोला, आई एम आफ्टर दैट अ प्राइवेट मैटर, सो बैक ऑफ। सॉरी, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, फिर पर्सनल मैटर है, आप इससे दूरी रहिए, आपके और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छे होगा। ये बोलते वो लंबी लंबी कदम लेते हुए वहाँ से चला गया। और वो फादर चश्मे के बीच से वांग जी को जाते हुए देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड धीमे से बोला, तुम्हें अपने हाथों से मैंने यहाँ तक लाई हूँ, बड़ा भी मैंने किया है। मैं खुद एक बर्बादी हूँ, एक पाप हूँ और एक हवा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कौन सी चाल में चलूँगी और खेल की पासा कैसे बदल दूँगी, माय सन। रात गहरी है, आसमान में आज काली बादलें छाया हुआ है। वो चांद भी उसके आगे कहीं गायब हो गया है। शहर की आधे से ज़्यादा लोग शायद सो गया होगा। रोम जैसे शहर भी अब शांत हो गई। हाँ, हवा चल रहा है ठंडा सा। सडनली कुछ शोर हुआ। वहीं जो गहरी नींद में था ना, उसका नींद टूट गया। वो जल्दी से उठ के बैठा। घर में लाइक उसके रूम में बहुत बहुत धीमे से लाइट था जिसमें वो आसपास देखने लगा। हाँ, तभी उसने महसूस किया खिड़की के सामने एक साया, कोई कोई खड़ा हुआ है। अंधेरे के कारण वो उस साये को उस चीज़ को भी महसूस नहीं कर पा रहा है। वो साया धीरे धीरे आगे आने की कोशिश कर रहा है या फिर आगे आ रहा है। उनकी सांसें भारी हो गई, उसका गला एकदम एकदम सूखने लगा। वो बोला, कौन? वो साया धीरे धीरे आगे आ रहा था। आसपास उनकी सब कुछ सुन पाने लगा था। वो उसके गले से शो नहीं आ रहा था। ये इंसान नहीं। जब वो अपने आप को ही संभाल रहा था, अपने अंदर की सोच को वो डिनाई करने की कोशिश कर रहा था, तभी वो वॉइस सुना, डार्क 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 डार्क, वेलकम टू माई फकिंग डार्क साइड रेड। वांग जी जब धीरे धीरे मिरर में आके खड़ा हुआ मिडल में, और तभी धीमे से रोशनी में वांग जी की वही फेस विंग की आंखों के सामने आई। आंखों में एक शैतानी स्माइल था। हाँ, एक रहस्य स्माइल जिसमें कोई डर भी जाएगा और उसी पल एक अजीब सा खिंचाव भी फील करेगा। दोनों एक साथ ही फील कर सकता है इस इंसान की इस फेस की तरफ देख के, जैसे कि खुदा ने ये टेढ़ी स्माइल इसी इंसान के लिए बनाया हो। रात गहरी है और वो इंसान वो इनको ऐसे देख रहा है जैसे कि गहरी रात में शिकारी बाहर आती है अपनी शिकार को पकड़ने के लिए। हाँ, वो भी तो यहाँ पे आया है अपनी शिकारी को पकड़ने के लिए। वो इनका बॉडी काँप रहा था। आप यहाँ वो इंसान लान वांग जी
जिसके पास शायद इनफ टाइम था, इसीलिए तो वो अपने कदम भी बहुत धीमे से ले रहा था। हाँ, एक कदम रुक रहा था, फिर एक कदम फिर रुक रहा था, और फेस की स्माइल वो हर बार चेंज होते जा रहा था। यस यस स्वीटहार्ट, यू कैन स्टे अवे फ्रॉम मी स्वीटी। रुका, तुम मेरे साम्राज्य में आए हो तो सोचा चलो मिल लेते हैं, थोड़ा स्वागत भी कर लेंगे। विंगा जो दिल है वो थक करके उठा। उसे लग रहा है कि वो रेगिस्तान में, उसका गला गला एकदम सूख गया है। भांजी जितना आगे आ रहा था विंग उतना ही पीछे जा रहा था। एक टाइम बाद उसे फील हुआ पीछे क्या होगा, दीवार। हाँ शायद विंग और पीछे नहीं जा पा रहा है। क्यों आया है यहाँ पे? जब भी तुम मुझे भूल जाओगे मैं आ जाऊंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। जैसे तुम मुझे याद रखो, याद रखना तुम मुझे भूल नहीं सकते कभी भी नहीं, क्योंकि मैं डेविल हूँ। डेविल तुम्हारी ज़िंदगी की। क्यों 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 ऐसा करे मेरे साथ? हाँ मैंने आपका वो बात ही नहीं कर पा रही। मैंने आपका क्या क्या बिगाड़ा है? भांजी चुप। विंग 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 एकदम रो दिया। वो इस इंसान से डरता है। जब भी ये इंसान उसके सामने आती है उसे डर लगता है। विंग कंफर्टर को एकदम जगा लिया था, उसका बॉडी थर काँप रहा था, जुबान से शब्द नहीं निकल रहा था। भांजी धीरे धीरे जब करीब आई, उसका छाया जब विंग के ऊपर पड़ा, विंग एक लंबा सा बीत लिया। भांजी विंग के सर के ऊपर अपने हाथों को रखा। विंग अपनी अपनी रोती हुई वॉइस में तुरंत भांजी के हाथों को झटके से हटाने बोला, आप मुझे टच मत करना, आप जैसे जानवर मुझे टच मत करना। गुस्सा नहीं करेगा भांजी। वो हंसा, फेशियल रिएक्शन चेंज हुआ, हंस की टोन में बोला, कॉल मी डैडी बेबी। आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। उस बंद कमरे में भांजी जोर जोर से हंसने लगा। विंग के अंदर और भी तूफान चलने लगा। उस हंसी के कारण भांजी की बॉडी भी हिल रहा था, जैसे कि उसने बहुत मसले की बात सुन लिया है। हाँ, वो उसका जो टाई है उसे एकदम खोल दिया और उसके बाद अपनी शांत वॉइस में बोला, आई एडमिट आई एम टॉक्सिक, स्टबर्न, एरोगेंट, aggressive, dangerous and psycho, but when it come to you I'm nothing but it's your romantic king। बात कंप्लीट करती वो झुका विंग को टच करने के लिए। विंग वो तुरंत वांगजी के हाथों को झटका मारा एंड वो तुरंत बेड से उतर आई और दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ। वांगजी थोड़ा सा भी शॉकिंग फील नहीं किया, उल्टा उसे गुस्सा भी नहीं आया। वो हंसा एंड लंबी कदम लेते हुए विंग को पीछे से एकदम रोक दिया। विंग को खींचा और तुरंत अपने एकदम पास लाया। हाँ, विंग का पूरा बॉडी घिन के मारे एकदम अजीब सा फील हुआ। हाँ, वांगी तुरंत विंग की उस कमर में अपनी हाथों को डाला। विंग किसी वक्त तो फुट के रोना स्टार्ट कर देगा। हाँ, बट इसे भांजी को परवाह है नहीं है, वो तो अपने ही काम में बिजी है। उसकी वो ठंडी हाथ विंग के कमर के अंदर स्लाइड कर रहा था। विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बट भांजी वो बोलना स्टार्ट किया, योर रोमांस किंग इज बैक, रेड माई फकिंग डार्क रेड। विंग का दिल के अंदर तूफान चल रहा था। हाँ, वो अपने आप को फिर से लाचार समझने लगा। वो पुरानी बात याद करने लगा। उसके अंदर डर बैठ गया। वो भांजी की उस सीने के अंदर घुसा मार रहा था, धक्का मार रहा था, वो चिल्ला रहा था, बट वांगजी वो ना छोड़ेगा। इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं है वो। छोड़ दीजिए मुझे, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ ना, मना किसने किया है? आप जैसे एक जानवर। विंग पूरा बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई। वांगजी ने उसकी लिप्स पे अपने हाथों को रखा। शॉकिंगली बात यह है, वांगजी गुस्सा नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी नहीं। हालांकि उसके कैरेक्टर के साथ ये बात ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी वो बिल्कुल नहीं चिल्लाई। धीरे धीरे विंग के नेक के पास अपनी नोज़ लेके गई और फिर रफ किया, जैसे कि विंग के अंदर की वो सारी स्मेल को ऑब्जर्व कर लेगा अपनी आंखें। हाँ, ये नशा, ये नशा ड्रग से भी ज़्यादा है। हाँ, सुकून, इतना सुकून। वो उसके बाद धीरे धीरे
अपने लिप से वहाँ पे किसेस करने लगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। उनका उनका गला भर आ रहा था। वो बात करना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, दूर हटाना चाहता है, बट हर बार यहाँ आके वो रुक जाता है। आज भी रुक गई। कोई शब्द उसके गले से निकला ही नहीं। सडनली वांगजी कर बैठा अपनी वही पुरानी आदत, बाइट इतनी जोर से कि विंग कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांगजी आएगा, विंग को छुएगा और कोई निशान नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है? वांगजी ने बोला है तो मैं जितनी बार तुम्हें टच करूंगी तुम्हारी बॉडी में हजारों निशाने बनाऊंगी, जैसे कि वो निशान जब तक ना मिले तो मुझे याद रखो। हाँ, वो पहले वाले टच उस कार में जब वांगजी ने किया था, उसके बाद आज वो दाग गया ही था, शायद 1-2 दिन होगा। हाँ, और वांगजी अगेन आ गई, जैसे कि वो इनको भूलने नहीं देगा। वो कौन है वो? वांगजी विंग की नेक से अपनी मुंह को उठाया एंड विंग की उस रेड हुई आंखों की तरफ देखा और फिर से उसकी उस नेक पे स्लाइड किया। विंग जो जम गया है, हाँ वो जम गया है। ऊपर से वांगजी की बॉडी से आती वो डार्क सा स्मेल। विंग पूरा बॉडी थर काँप रहा है। ये हर बार होता है, हर बार। वांगजी जो कि विंग की तरफ देखा और विंग को और भी करीब लाया। एक अजीब सी टोन, ये टोन विंग ने इससे पहले नहीं सुना, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देती हूँ, कहाँ तकलीफ देती हूँ? हाँ बताओ मुझे, आज तुम्हारी सारी तकलीफ को मैं दूर कर दूंगी। बताओ ना, कहाँ दर्द, कहाँ तकलीफ होती है, बताओ मुझे। वो विंग को यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ पे टच करने लगा बहुत प्यार से। वांगजी के उस हाथों में आज एक अजीब सा सॉफ्टनेस था। कोई रफनेस नहीं है जो आज से पहले विंग ने फील किया है, वो नहीं है। विंग वांगजी की आंखों में नहीं देख पाया, वो नहीं देखना चाहता उन 2 आंखों में, वो 2 गहरी आंखों में। वो आंखें हजारों चीज़ कहलाता है और ये फेस उसका उल्टा। ये इंसान एक अजीब से ही है, क्यों है विंग को नहीं पता। वांगजी और भी करीब आई, अब विंग के नोज के ऊपर अपनी नोज को रखा, वहाँ पे रफ करने लगा। वो क्या कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता शायद। डार्क रोमांस की दुनिया में आज मैं तुम्हें 7 रंगों में रंग दूंगी रेड। विंग इतनी टाइम तक चुप था, अब अपनी आंखों को खोला और बोल उठा, अब की हर एक टच मुझे नफरत फील करवाता है, मुझे घिन आती है। घिन? ये तो होना ही था। मैं लान वांगजी अगर तुम्हें टच करूंगी तो वहाँ पे ना रहेगा कोई प्यार, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ नफरत रहेगा और दर्द, क्योंकि मैं छुई हूँ हाँ एक आग, और आग जहाँ पे भी छूती है वो जल के राख हो जाता है। मेरे अंदर कोई हनी नहीं है सिर्फ जहर। मैं जहर हूँ जिसको पीने से मौत तो आना निश्चित है। ना कोई फीलिंग है और ना कुछ और है, खालीपन और बर्बादी। अब विंग अपने अंदर की सारी कंट्रोल को खो ही दिया। वो चिल्ला के बोला, किस अधिकार से आप मुझे छोड़ रहे? हाँ किस अधिकार से? बस हो गई ना, कर दी ना बेवकूफ़ी। उस जानवर को अपनी फिर से वही अवतार पे ला दिया। हाँ, वो नील गहरी आंखें अब रेड होने लगा। हाँ, वो तुरंत विंग को एकदम अपनी करीब खींचा, उसके बालों को मुट्ठी में किया एंड चिल्ला के बोला, तेरे ऊपर हक मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। समझ में आई ना? विंग जो कुछ बोलता बट वो मौका तक वांगजी ने उसे नहीं दिया। वो टूट पड़ा विंग के लिप्स के ऊपर, बहुत पैशनेटली, बहुत एग्रेसिवली उसे सक करने लगा। अपनी रोप विंग के ऊपर फिर से दबाने लगा। हाँ, अंधेरे के अंदर वो 2 इंसान, एक जो तड़प रहा है और दूसरा जो तड़पा रहा है। कोई प्यार नहीं है तो गुस्सा। क्या भी किसका गलती है? विंग का? हाँ, नहीं, ना विंग का ना वांगजी का। कैसे? वो तो समय ही बताएगा। वांगजी की हाथ विंग के अंदर हाँ और भी गहरी होते जा रहा था। विंग की सांस अटक रहा था, उसका बॉडी थर काँप रहा था। ये शार भरी जिंदगी कब ख़त्म होगा? कब ये अंधेरे से विंग बाहर आएगा?
कब थोड़ा सा रोशनी देखेगा। हर बार रोशनी उसके सामने आते, उसके बाद अंधेरा छा जाता है। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू गिरा। ये जो टच, ये जो चीज़ उसके साथ होता है, ना उसमें प्यार है ना कुछ और। ये इंसान हर बार हक के साथ बोलता है उसका अधिकार है। कहा कि अधिकार है, कहा कि कोई अधिकार नहीं है। देन क्यों क्यों ये इंसान बोलते हैं। वांग जी और विंग किस करते करते वो दोनों एकदम नीचे ही लेट गए थे। हाँ, वांग जी जब हटा तब वो अपनी पूरे बॉडी वेट को विंग के अंदर, हाँ, विंग के ऊपर छोड़ दिया। विंग जिसके आंखों में आंसू था, वांग जी जो विंग की तरफ देखा और विंग की आंसू अपने हाथों में लिया और उसे देखा और अपने मुंह में लिया। हाँ, लिटरली विंग के आंसू को अपने मुंह में लिया और उसके बाद बोला, आई नो आई एम हॉट। मेरी हर एक टच, हर एक जगह को तुम्हारी जला देता है। मैं आसपास रहती हूँ और ना रहूँ, मेरी निशान तुम्हें जला के राख कर देगा। बट डोंट क्राई। अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कर लो शॉर्ट पीरियड के लिए। उसके बाद तो मेरे साथ ही रहना है। शर्म और नफरत से कारण विंग अपनी सर को ऊपर नहीं कर पा रहा था। हाँ, उसकी आंखों में अभी भी आंसू है। वो इस कहाँ पे फंस गई। अपने आप के ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर उसे अब घिन आने लगा है। उसका दिल जलता है। अगेन शायद उसके बॉडी में निशान पड़ गया होगा और वो छुपाने की कोशिश करेगा तकदीर से। ये कैसा जिंदगी है जो उसका हस्बैंड है उसे कोई अधिकार नहीं दे सकता और जो उसका कुछ नहीं लगता वो सब अधिकार लेके चला जाता है। ये इस वो रो रहा है। वांग जी जो इनकी बॉडी को छोड़ा, लाइक उसके ऊपर सूट गई, उसकी पूरा बॉडी हीट हो गया है। हाँ, उसका पूरा बॉडी स्वेट कर रहा था। वो लंबी लंबी सांस लेके हुए अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। ऊपर से सलाइवा भी निकल रहा था। इसके कारण उसकी जो एडम एप्पल है वो भी हिल रहा था। वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, योर टेस्ट इज स्वीटर देन स्वीट हनी। विंग जो बस शांत निगाहों से वांग जी को देखा। गेट अप रेड, गेट अप। इस बार भी विंग शांत है और वांग जी का दिमाग खराब होते जा रहा है। वो फिर से बोला, आई सेड गेट अप माई फकिंग डॉग रेड। विंग सुना बट फिर भी इग्नोर कर दिया। अब वांग जी ऐसे ही छोड़ देगा। उसके फेस पे डेविल से स्माइल आ गई। वो थोड़ा सा झुका और अपनी ठंडी वॉइस से बोला, आर यू आस्किंग मी टू नील डाउन? विंग जो समझा, उसका पूरा बॉडी 440 वाट का झटका खाया। वो तुरंत हड़बड़ा के उठ के खड़ा हुआ। वांग जी ने देखा एंड बोला, देखा पहले मेरी बात मान जाते तो मुझे तेरीपन दिखाने की, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तुम भी ना रेड, मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो। यू नॉटी बॉय। विंग बोल उठा, जानवर कहीं के। वांग जी पॉकेट से सिगरेट को बाहर निकाला एंड विंग की तरफ देखा बोला, हाँ वो तो मैं हूँ माई रेड। वांग जी उस सिगरेट को अपनी लिफ्ट में लिया एंड उसके बाद स्मोक करने लगा एंड उसकी धुआं विंग के मुंह के ऊपर फेंका। इसे विंग सांस नहीं ले पा रहा था। वो खांसने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से एंड फिर वो बोल उठा, प्लीज़ स्टॉप, मुझे सिगरेट की थोड़ी सी एलर्जी है। वांग जी और टाइम होता तो परवाह नहीं करता या फिर करता पता नहीं, बट अभी वो परवाह किया। वो देखने बोला, वेल ठीक है, मैं नहीं करूँगी। विंग रुक गया। वो शॉकली वांग जी की तरफ देखा। मतलब वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो बोल उठा, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ आप ऐसे? मैं कोई महान प्रेमिक नहीं हूँ जो अपने प्यार के लिए गीत, नोवेल वगैरह लिखेगा। मैं एक टॉक्सिक विलेन हूँ जो प्यार को अपने मन मुताबिक चलाएगा। वहीं उसे कुछ बोलने का चांस नहीं दिया। वांग जी तुरंत एक छलांग लगाई और गायब। वहीं शॉक, वो दौड़ की खिड़की के पास गई एंड नीचे देखा। वांग जी जिसका कार नीचे खड़ा हुआ था और वांग जी लंबे कदम लेते हुए दीवार को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया एंड सोडियम की रोशनी के सामने जाके वांग जी खड़ा हुआ। वांग जी और विंग की आई कांटेक्ट हुआ। वांग जी फेस पे एक अजीब सी स्माइल था और विंग की तरफ देखा और आँख मारा एंड उसके बाद एक फ्लाइंग किस करके अपनी कार लेके
उस अंधेरे में कहीं कहीं गायब हो गया। सेकंड फ्लोर से भाग जी नीचे कूद गई। मतलब ये इंसान क्या है? वही नहीं समझ पाता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी मैंने महसूस किया दरवाजे के सामने शायद तकबीर था। दरवाजे पर नॉक किया। हाँ, वो 2-3 बार नॉक किया। वो इनको बुला रहा है। वहीं एक लंबा सा ब्रीथ लिया, अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया। दरवाज़ा खोला। तकबीर। दरवाज़ा खोल के जब वो तकबीर को देखा, तकबीर उसे नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो नींद के कारण या फिर पता नहीं वो हिल रहा था। वहीं तो तकबीर की तरफ देखा और बोला, आप सेवियर? वो तकबीर अपनी सलाइवा को निकला और बोला, हाँ मतलब तुम सोए नहीं? वहीं तो झूठे बहाना किया। हाँ, मैं सो ही गई थी। आपने बुलाई तो मैं देखने आ गई। तकबीर एक बार वहीं की तरफ देखा और फिर मैंने पूछा, क्या आप नहीं सोए? क्या आप कहीं गए थे? तकबीर बोला, नहीं मतलब हाँ मैं सो ही रही थी। मतलब तुम्हारी कमरे की यहाँ से रोने की शोर आई। मैंने सोचा कि क्या हो गया है, देख के आती हूँ, इसीलिए मैं देखने आ गई। क्या तुम सही हो? का गला काँप रहा था। इस जैसे एक महान इंसान को वहीं झूठ बोलेगा और नहीं बोलना चाहता, पर बोलना पड़ेगा। अगर सच बोल दी तो पता नहीं कौन सा झमेला क्रिएट हो जाए। वो और लान वांग जी पता नहीं कौन सा क्या करे। और देखा बोला, हाँ मैं सही हूँ, अब टेंशन मत करिए। तकबीर जो विंग की तरफ देखा अच्छे से। तकबीर ऊपर से नीचे तक विंग को देखा। विंग के नेक एरिया जहाँ पे रेड निशान बन गया है, उसका लिप्स जो फूल गया है, जहाँ पे निशान है। हाँ, उसकी नेक एरिया पे हाथों की निशान भी फील हो रहा है। तकबीर हंसा, एक दर्द भरी स्माइल। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ। वो चला गया। वही खड़ा था। वो कुछ बोल नहीं पाई। वो ये क्या कर रहा है उसे नहीं पता। सिचुएशन बार बार एक ही जगह पे लाके उसे खड़ा कर देता है। और वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया और दरवाजे को बंद कर दिया। सो गाइस, आज की बात हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आप लोग हमेशा चाहते हो कि मैं लॉन्ग पार्ट लाऊँ। सो आज की बात लॉन्ग लाई हूँ। और हाँ, अगर आज की पार्ट पे आप लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ सीक्रेट को खुलासा करूँगी, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करना होगा इस पार्ट में, तो ही नेक्स्ट पार्ट में मैं बोलूँगी। ओके, सो आज के लिए बाय बाय।